हेलो दोस्तों अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आरंभ करने जा रहे हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर है 7th। चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये सब चीज़ें डाल भी रखी हैं। और 6th क्लास के एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन कुछ क्वेश्चन हाल में पिछले 1-2 सालों में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिससे ये समझ में आता है कि ये एनसीईआरटी थोड़ी बहुत तो इम्पोर्टेंट है। और जो बुक्स आप पढ़ते हैं 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक में, तो हमें सारी एनसीईआरटी सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता, लेकिन हमें उससे छांटना होता है कि किस तरह से हम पीवाईक्यूज़ को देखें और क्वेश्चन को वहाँ से छांट लें कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हमें पीवाईक्यू का अध्ययन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता करना। तो पीवाईक्यू का अध्ययन आप जब करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आज ही सुबह इसको पढ़ रहा था, दोबारा मैंने इसको पढ़ा और देखा तो 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप इसके मैप को अगर आप ठीक से देखते हैं तो आप सीधे 6th क्लास के एनसीईआरटी से 2021 का प्रश्न मैपिंग से संबंधित कर सकते हैं, नदियों से संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। और जब भी कोई चैप्टर आप देखते हैं तो आपको सबसे पहले उसके साइड में जो कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, जैसे बूझो तो जाने, इस तरह से क्या आप जानते हैं, इस तरह के इनको आप इग्नोर मत करिए। जब भी आप पढ़िए तो इनको ज़रूर देखिएगा। मैं आगे और भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पूरी एनसीईआरटी नहीं लगा रखी है, लेकिन मैंने ये चीज़ें लगा रखी हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लगा रखा है, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय, अब स्टैंडर्ड टाइम, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें होती हैं, पहले इससे संबंधित 2010 से पहले प्रश्न पूछे जाते थे तो टाइमलाइन से संबंधित, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मानक समय एक नहीं होता, जैसे बहुत सारा, जैसे हमारा जो देश है उसमें एक मानक समय यहाँ से 82.5 अंश से लेकर के, ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो बहुत अभी मांग भी की जा रही है कि यहाँ पर पूरे भारत देश में 2 मानक समय होने चाहिए लगभग, क्योंकि इधर के देशों के लिए जो समय है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर होता है, उससे बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे रूस है, अमेरिका है, यहाँ पर जो है इनका विस्तार, भौगोलिक विस्तार बहुत अधिक है। तो भौगोलिक विस्तार अधिक होने के कारण इनका जो टाइमलाइन, जो समय है, वो उनको कई भागों में बांट करके, जिससे वहाँ के लोग जो हैं अपने समय का सही उपयोग कर सकें और सही समय पर सारी चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझेंगे। और मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी लगा रखे हैं, जिनको आप देख करके या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रश्न किस तरह के पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। और मैंने प्रैक्टिस के लिए भी कई सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आप उन प्रैक्टिस भी उन क्वेश्चनों की कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो पहले तो देखिए, ये मैंने मैपिंग से संबंधित भी 4th चैप्टर शायद डिस्कशन कर चुका हूँ मैं। तो मैं ये समझाना चाहूँगा आपको कि मैप तो आपने एटलस को कैसे समझना है, पढ़ना है, ये चीज़ें मैंने पहले बता रखी हैं आपको। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, केवल भारत के बारे में बताया गया कि किस तरह से भारत के कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सा क्षेत्र है, भौगोलिक विस्तार कैसा है, राजनीतिक विस्तार कैसा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, और आगे भी जो है आपको देखने को मिलता रहेगा। अब थोड़ा विलम्ब हो सकता है, क्योंकि सिस्टम भी जो है आज कम काम कर रहा है। तो आगे इस तरह से जो है हम ये सुनामी कैसी आती है और सुनामी क्या होती है, ये सब 6th क्लास में, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं है। और हमें थोड़ा सा विस्तार भी चाहिए, क्योंकि आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमें विस्तार भी चाहिए। तो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम आरंभ करते हैं। जैसे पहला चैप्टर आपने देख ही लिया ये, और भारत के बारे में और जानना है तो भारत की ये भौगोलिक स्थिति है, इसको देखिए आप। ये उत्तर, आप इसको 20 से रख करके ये आप सामने देखते हैं तो आपका ये क्षेत्र उत्तर हो जाता है, नॉर्थ। ये आपका जो है ईस्ट हो जाता है, ये आपका वेस्ट हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, ये आपका दक्षिण हो जाता है। ठीक है,
अब इसी तरह आप बगल में भी आएंगे तो आपको ये क्षेत्र देखने को मिलेगा भारत की अवस्थिति के बारे में। ठीक है, ये आपका पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र हो गया। ठीक, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र हो गया। वेस्टर्न घाट हो गया ये। ठीक है, ईस्टर्न घाट हो गया। इसी को पूरा प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। हिमालय को भी कई भागों में बांट कर देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने पहले भी बता रखी हैं और आगे और भी बताऊंगा। बाकी थोड़ा थोड़ा सा आपको जानते हुए चलना है कि क्या है। ठीक है, और बाकी आप स्वयं से भी पढ़ेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आप स्वयं से भी पढ़िए। बस ये है कि थोड़ा सा सहारा ले लीजिए आप किसी चीज़ का। जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपने यहाँ से थोड़ी चीज़ें जान ली और फिर उसके बाद अपना स्वयं से पढ़ते रहे। ठीक है, आगे भी देखते हैं। बहुत तेज़ी से चीज़ों को ख़त्म करी जाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा अगर लगता है तो फिर चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर इसको पढ़ा ही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब जैसे ये चीज़ें पढ़नी है तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने पढ़ा बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर ये हाईलाइट कर लेना कि मानक समय, अभी आपने साइड में अपने नोट में नोट कर लिया मानक समय। अब इसके बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुरंत गूगल सर्च करो। गूगल सर्च करने के बाद अपना छोटा सा नोट्स बना लिए कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। ठीक है, और किस किस देश में स्टैंडर्ड टाइम कितने कितने हैं। भाई से अपने यहाँ एक ही है, 82.5 अंश जो है आपका। तो ये आपका मानक समय है भारत का। तो ऐसे अमेरिका में जो है 7, कनाडा में 6 मानक समय, रूस में 11 मानक समय है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत ये एक बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको जान लेनी चाहिए। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। अब देखिए राजनीतिक और प्रशासनिक, अब देखिए कोई भी देश है, हम उसको देश को जो है ये मान के चलते हैं कि जैसे अपना भारत है तो इसको प्रशासनिक दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में बांट रखा है। राजनीतिक दृष्टि से जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, जिससे क्या होती है कि प्रशासन की सुविधाएं आसान हो जाती है, प्रशासन करने में भी आसानी हो जाती है। तो हमने देश को जो है कई भागों में बांट कर, छोटे छोटे भागों में, क्षेत्रों में बांट, जैसे उत्तर प्रदेश अभी बहुत बड़ा क्षेत्र है तो इसको भी 4 भागों में बांटने की बात करी जा रही है। तो जिससे क्या होता है, प्रशासन करना आसान हो जाता है। तो इसी तरह देश को जो विभिन्न क्षेत्रों, विभागों, जिलों, जनपदों, तहसीलों, ब्लॉक, वार्ड में बांट करके ही हम आसानी से जो है प्रशासनिक विभाजन करके प्रशासन का संचालन आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ये स्वयं से पढ़नी है। मैं तो केवल एक ब्रीफ आपको जो है जानकारी दे सकता हूँ, बाकी आपको स्वयं से ही पढ़ना पड़ेगा। अब ये छोटी सी जानकारी मैंने ऐड करा दी थी, जलोढ़ निक्षेप। अब जैसे ये शब्दावली ये साइड में होती है, आप जो भी एनसीईआरटी कोई भी बुक्स पढ़ोगे तो साइड में ये कुछ जानकारियाँ होंगी, इनको आपको पढ़ना होगा। तो ये जानकारियाँ, जैसे ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ निक्षेप, अब जो जैसे अब बहुत सारी नदियाँ हैं जो बह करके सीधे ऐसे बंगाली खाड़ी में जाती हैं। अब एक प्रश्न भी आया था कि बहुत सारी नदियाँ जो है पूर्व में जो बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन पश्चिम में बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं, इसकी विवेचना कर दीजिए, या इस प्रश्न का जो भी मतलब है उसको बताइए आप। इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं तो आप इसको जो है देख सकते क्यों नहीं करती। तो आपके मन में ये चीज़ें आनी चाहिए। अब जैसे ये जलोढ़ निक्षेप है, ये पूरा मतलब इसका बताया गया, लेकिन आप ये शब्दावली आपकी बन गई, आपने जो इसको सेव कर लिया, अपने कॉपी पे नोट कर लिया, इसके बारे में जान लिया। आप कहीं भी जब इस तरह के शब्द प्रश्न आते हैं तो आप जलोढ़ निक्षेप का प्रयोग कर सकते हो शब्दावली के। तो आपको इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो इतने सारी चीज़ें हैं इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर सहायक नदियाँ क्या होती हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं। एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। जैसे कोई एक नदी है, मैं मान लेता हूँ ये गंगा नदी, तो इधर से एक मिलने वाली नदी है, इसमें आकर जुड़ रही है, तो ये सहायक नदी हो गई। इधर से मिलने वाली आकर के ये मुख्य नदी हो गई, और ये साइड से आने वाली जो है इसकी सहायक नदियाँ होंगी। ये आकर के अपना जल यहाँ पर विसर्जित कर देती है इस मुख्य जल में, तो ये सहायक नदी होगी। तब ये सहायक नदी आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये एक शब्दावली हो गई। फिर इसी तरह से शब्दावलियाँ आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये केवल एनसीईआरटी से यही सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ठीक,
अब ये देखिए मैप आपका फिजिकल इंडिया का मैंने मैप कई सारे लगा रखे हैं। तो यहाँ पर जो है हिमालय को भी 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं, ग्रेट हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय, शिवालिक। इस तरह से ये जो है विभाजन है। हमारा देश में विविधताएं आपको देखने को मिलेगी, भौगोलिक विविधताएं भी देखने को मिलती हैं और राजनीतिक विविधताएं भी देखने को मिलती है, सांस्कृतिक विविधताएं भी देखने को मिलती है। तो हर तरीके से हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, हैं। तो इसी तरह से भौगोलिक विभाजन भी है। अब आपको यहाँ अरावली पर्वत देखने को मिलेगा, हिमालय देखने को मिलेगा, फिर छोटी छोटी चोटियाँ देखने को मिलेंगी, ये मैदान देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, नदियाँ देखने को मिलेंगी, उनके आसपास के प्राकृतिक नज़ारे को देखने पड़ेगा। लेकिन इनकी कुछ सारी सेंसिटिविटी भी होती है कि बहुत सारी जो है क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी संवेदनशीलताएँ हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तो इसी तरह से देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा आपको पता ही होगा, ये है क्षेत्र है, ठीक। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। डेल्टा भी मैंने बताया भी आपको कि पूर्व में बनने वाली डेल्टा बनाते हैं, पश्चिम में क्यों नहीं बनाते हैं, ठीक। तो ये प्रश्न का आंसर आप अगर दे सकते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों नहीं बनाती हैं, ठीक। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे कोई नदी जो है इस तरह से समुद्र में प्रवेश करे तो ये इसका मुहाना हो जाएगा, यहीं पर वो डेल्टा का निर्माण करेंगे, ठीक है, इस जगह पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको जानना है। अब देखिए पर्वत, पठार मैंने आपको बताया ही था, पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, ये सब चीज़ें मैंने पिछले जो है क्लास में बताया है, आप उसको देख सकते हो। वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। फिर भारत का उत्तरी मैदान, ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों, जलोढ़ निक्षेप अभी मैंने पीछे बताई से बने हैं, ठीक। कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र, इनकी जनसंख्या देखिए जो क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपजाऊ होता है, अब जब नदियों के द्वारा नई नई मिट्टी लाएगी, यहाँ उपजाऊ क्षेत्र हो गया। इस उपजाऊ क्षेत्र में क्या होने लगा, अन्न उगने लगा, अन्न उपजाने के लिए अच्छी मिट्टी मिल गई। तो यहाँ पर बगल में नदियाँ भी हैं तो पानी भी आपको आसानी से उपलब्ध हो गया। तो धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या क्या होने लगी, निवास करने लगी। तो यहाँ की जनसंख्या इसीलिए अधिक हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ये शब्दावलियाँ बहुत आप जब पढ़ोगे तो विस्तार से आपको सब चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल आपको पता ही होगा कि जो राजस्थान वाला क्षेत्र होगा जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है, वहाँ पर क्या होता है, पानी कम होने के कारण वो क्षेत्र मरुस्थलीय हो जाता है, बंजर हो जाता है। और बंजर होने के कारण वहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ नहीं उग पाती, इसलिए उसको मरुस्थल बोलते हैं। तो बड़ा क्षेत्र है इसलिए महामरुस्थल हो गया। प्रायद्वीपीय पठार भी आपको देखने को मिलेगा। अरावली पर्वत, विंध्य, सतपुड़ा, नर्मदा, तापी नदियाँ, विंध्य, सतपुड़ा पर्वत आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में, नर्मदा, तापी नदियाँ। फिर पश्चिमी घाट अभी मैंने बताया ही। पूर्वी घाट, भाई जो क्षेत्र है ये भारत का नक्शा मान लो तो ये वाला क्षेत्र आपका क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, ये वाला क्षेत्र आपका पूर्वी घाट हो गया। प्रश्न भी पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे भी गए हैं, मैंने बताया भी है, आपको दिखाऊंगा भी आगे। फिर तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ये भी आपको जानकारी होगी। फिर आप इसमें जो है पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्रवाल भित्ति के बारे में या प्रवाल द्वीप के बारे में। लक्षद्वीप ऐसा जो क्षेत्र है हमारे यहाँ जो प्रवाल के लिए एक सुलभ क्षेत्र है, जहाँ पर प्रवाल भित्ति आपको देखने को मिलती है। अब आप इस देखिए पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ये तो आपको देखिए ये सारी चीज़ें एक तो इन्फॉर्मेशन है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ हैं, ठीक है। इनके बारे में भी आप जब मैप को देखोगे तो वहाँ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा मैंने बताया ही। फिर प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर आप कितना बढ़िया नज़ारा है ये आप देख सकते हो, ठीक है। छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ये देखिए ये सब चीज़ें। तो प्रवाल जो
होता है प्रवाल द्वीप हमें जो है, आप लोग भी जब करंट अफेयर पढ़ोगे या कोई भूगोल पढ़ोगे, भूगोल के बुक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पर प्रवाल के बारे में और जानकारी मिलेगी। लक्षद्वीप हमारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रवाल वृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट पे आप भी जो है, एनवायरनमेंट पे भी आप पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो ये ब्रीफ मैं जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, बाकी आपको स्वयं से जो है जब आप पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। ये तो बस छोटी छोटी सी शब्दावलियाँ हैं जिनको आपको जानना और समझना है। ठीक है, देखिए क्या करता है। देखिए सुनामी के बारे में भी थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है क्योंकि सेट जो है सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा। सुनामी के बारे में देखिए, तट होता है हमारा समुद्र का, मान लो ये अपना भारत का क्षेत्र हो गया, ये आपका तटीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो तट की तरफ आने वाली जो लहरें होती, समुद्री तरंगें होती, वो जब तट को स्पर्श करती हैं तो इसको हम सुनामी की संज्ञा दे देते हैं, जब विकराल रूप ले लेती हैं। ठीक है, 2004 में आया हुआ जो है सुनामी जो है, अभी मैं आगे चित्र देखिए लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। 2004 में आया हुआ सुनामी भारत को पूरी तरह से प्रभावित करता है और उसके आसपास के देशों को। ये देखिए आप मैप में देख सकते हो आप इसको, ये क्षेत्र है, ये भारत का क्षेत्र है ये, और यहाँ पर म्यांमार, सुमात्रा, बर्मा के आसपास वाला क्षेत्र जो है, ये भारत को आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ठीक है, गुजरात 2001 में जो है 2000 या 2001 में आया हुआ भूकंप था जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है भुज, गुजरात के आसपास ये क्षेत्र है आपका। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, फिर भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक आपको पता ही लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप आपका ये क्षेत्र हो गया भारत का, अंडमान निकोबार आपका यहाँ पर मिल जाएगा ये। ठीक, इस जगह पे ये क्षेत्र हो जाएगा। फिर आपके देखिए ये प्रश्न है मैंने लगा रखे हैं, आप इन प्रश्नों को जो है हल करिएगा। इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रश्न है, जब NCERT 6 क्लास की जब आप पढ़ लोगे तो आप इन प्रश्नों को भी हल कर सकते हो। इसमें दिया हुआ भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर, अब इसे भारत का क्षेत्र है ये। ठीक है, ये तो ये क्षेत्र में जो है ये उत्तर हो गया, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार कितना है, तो आपको ये प्रश्न हल करने हैं। फिर आपका लिखिए इधर पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब इसका विस्तार कितना है, तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आप इसको लगाइएगा, बताइएगा मुझे, ठीक, कमेंट में। फिर आपको ये प्रश्न है, ये कर्क रेखा जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप जो है मैप में देख भी सकते हो इसको, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। मैं आपको दिखाता हूँ, शुरू में जो है मैप लगा था, शायद वो आपको देखने का ये क्षेत्र है, इसमें से कुछ जो है यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, इस तरह से जो है कुछ क्षेत्र हैं। एग्जैक्टली जो है आप देखोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखो सब सारे क्षेत्र देखने को मिल ही रहे हैं, ये सारे क्षेत्रों से होकर गुजरती है। आप इसको एक बार देखिए। फिर इसमें देखिए ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा किन देशों के साथ जुड़ी हुई है, तो किन किन देशों के साथ जुड़ी हुई, उनकी संख्या कितनी है। तो आप देखिएगा इसको चित्र को, तो इसको भी हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस। ठीक है, प्रश्न में काफ़ी दे रखा हूँ तुम्हें। अब इसमें देखिए ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब बेसिक है, और पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन सीधे पूछ भी लिए जाते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से बनती है, ये भी आपको पता ही होगा, बांग्लादेश है जैसे। तो इस तरह से जो है आप लोग भी देख के बताइएगा, मैंने बता दिया इसमें। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ठीक,
तो ये तो पता ही होगा आपको। तो इस तरह से जो देश होंगे उनके बारे में बताइए कौन कौन से राज्य हैं। ठीक, मैंने ये तो एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी निकल के जाती है, तो ये भी आप जो है बताइएगा मुझे। तापी है कि नर्मदा है, कौन सी, चंबल है। ठीक, फिर हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है और उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर तो आपको पता ही होगा कि उत्तर में कौन सा है। जिस तरह से आप देखिएगा, बृहत हिमालय है कि शिवालिक मध्य हिमालय है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जैसे ग्रेट हिमालय पहले आपको मिलेगा, ग्रेट हिमालय मिलेगा, फिर उसके बाद आपको मिडिल हिमालय मिलेगा। ठीक है, फिर आपको लोअर हिमालय मिलेगा। तो इस तरह से जो है फिर नीचे शिवालिक मिलेगा। तो शिवालिक का ही आप इसको देख सकते हो। देखिएगा आप इसको, मैंने बता भी दिया जो है। ठीक, फिर नीचे दिए गए नदियों को ध्यान से देखिए। ये निम्नलिखित में से जो नदियां हैं, ऊपर में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मैंने बताया था, पूर्व की तरफ बहने वाली जो भी पूर्व की तरफ जाएंगी नदियाँ वो डेल्टा बनाएंगी। तो मेरे हिसाब से शायद 4 होंगी। आप देख लीजिएगा, इसको देख के मुझे बताइएगा। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये तो पता ही है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार अभी मैंने बताई, तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप बनाता है, ये भी प्रश्न देखिए। ये सारे क्वेश्चन वही वाले हैं जो मतलब मैंने बताया। तो इस तरह से लक्षद्वीप हो जाएगा। ये प्रश्न जब करोगे बड़ा अच्छा लगता है, जब ये प्रश्न आप पढ़ रहे होंगे और जब आपको सारे प्रश्न आ रहे होंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये प्रश्न है। फिर मैंने PYQs कुछ ऐड कर रखे हैं, ये भी आप देख लीजिएगा ये। ठीक है, यहाँ पर देख करके हल करके बताइएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इनको देखिए, ये डायरेक्ट NCERT 6 में नहीं है, लेकिन इस तरह से जब आप पर्वतों को पढ़ोगे, पठारों को पढ़ोगे, तो इस तरह के प्रश्न उन्हीं जब आप एटलस देखोगे, तो ये तो 6 क्लास की NCERT। इसी तरह से जब आप 7th 8th 12th तक पढ़ोगे तो कभी ना कभी ये बीच में ऐसी शब्दावलियाँ मिलेंगी। और जब आप इन चीज़ों को देखोगे तो ऑटोमेटिक आपका माइंड जाएगा। माइंड कब जाएगा, जब आप PYQs को देखोगे। तो PYQ हमारे लिए मस्ट है, तो आपको PYQ जरूर देखना है। और PYQ आप जब देखोगे तो इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे, तब आपका माइंड जाएगा। तब आप पढ़ोगे जब आप NCERT, तो आप उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ोगे। ठीक है, तो मैंने इन प्रश्नों को हल कराने के लिए यहाँ पर नहीं लगाया है, मैंने केवल आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए लगा रखा है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर था। अब देखिए, ये प्रश्न 2020 में पूछा गया। शाई चीन पूर्व सियाचिन हिमनद जो है कहाँ स्थित है। तो आप देखो, इसमें गिलगिट में के उत्तर में, अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है आपको देखना है। फिर भारत, फिर नीचे दिया होगा, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली। तो ये जब ये प्रश्न देखिए, हिमालय वाला तो डायरेक्ट आपको मिल रहा है, तो यहीं पर से ही कूट आप देख करके देख सकते हो, कूट हटा सकते हो यहीं से कि 5 में है कि 7 में है कि 6 में है। फिर पश्चिमी घाट, ये भी आप देखिए अभी। पुलकित झील, तो अब जैसे पुलकित झील अलग से, अब अगर आप 2 ही चीज़ों को जानते हो तो आप तीसरे को ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर सकते हो कि यार तीसरा होगा कि नहीं होगा। पहला नहीं है तो पहले वाले जो आपने हटा दिए, दूसरा नहीं है तो दूसरा हटा दिए। तो इस तरह से 3 सही हो जाएगा। इस तरह से आपको कूट देखना है। ठीक है, तो इस थोड़ी सी भी जानकारी आपको है तो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। फिर आपका ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश। अब जैसे आपने मैप में देखा, आपने तुरंत जैसे उसको एटलस को देखा और भारत का मैप देखा, तो आपको स्थिति, भारत की स्थिति के बारे में भी प्रश्न था। अब भारत की स्थिति भी आप देखोगे, जब आप इस तरह से NCERT के क्वेश्चन करोगे, मैं यहाँ पर आपको दूंगा, अब आप इसको देखते रहोगे तो आपका माइंड उससे जाएगा। मैं PYQ जो NCERT के क्वेश्चनों को खूब भर भर के कराऊंगा, जिससे आपका जो है माइंड बिल्कुल उसी पे जाकर के सेट हो जाए। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार जैसे इस द्वीप है, तो 10 अंश की जो है रेखा है वो किसको किसको अलग करती है। तो ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। अब PCS में ये क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। अभी 2014 में UPSC का क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर UPSC लगाया, PCS के तो क्वेश्चन लगाए नहीं। यहाँ पर हमारा टारगेट के लिए UPSC होगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को देखिए। इसी तरह से मैं धीरे धीरे करके आपको पूरा सिलेबस पूर्ण करा दूंगा, और आप स्वयं से भी पढ़ने का प्रयास करिए। मेरे YouTube के भरोसे या मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चलिए, अच्छी बात है, मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, लेकिन आपको पढ़ना खुद से। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।